हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। एक आपके लिए लेके आ चुके हैं एक और नई वीडियो। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर क्या? प्राइवेट सेक्टर वो जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिल गई। क्यों? ताकि कॉम्पिटिटिवनेस आए, एफिशिएंसी इंक्रीज। एफिशिएंसी ऐसे इंक्रीज होगी, पब्लिक के पास चॉइसेस होंगी कि हमने क्या खाना है, हमने क्या पहनना है, हमने कहाँ जाना है ना? कि क्या जरूरत थी प्राइवेट सेक्टर को लेके आने के लिए? तो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, अभी बताया, और कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होएगा। करना क्यों है ये? मतलब चलो करना है, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है इकोनॉमी की। क्यों करनी है? पहले क्या होता था? 1991 से पहले गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती थी। गवर्नमेंट की फूड इंडस्ट्रीज थी, स्टील इंडस्ट्रीज थी, मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी। क्यों फेल हुई गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज? गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज इसलिए फेल हो गई क्योंकि करप्शन था। जैसे गवर्नमेंट बैंक्स थे, है ना, कुछ ऐसे लोगों ने लोन्स ले लिए जो रीपे ही नहीं हुए कभी। जिससे क्या हुआ? लोन रीपे ना होने से क्या हुआ? लोन रीपे ना होने से ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। गवर्नमेंट का डिक्लाइन शुरू हो गया था कि हम अपनी मार्केट खोल देते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर से लोग आएंगे, हमें टेक ओवर करेंगे। टेक ओवर क्यों करना है? लॉसेस ज़्यादा हो गए थे गवर्नमेंट सेक्टर के, एफिशिएंसी ही नहीं इंक्रीज हुई थी, इतनी कॉम्पिटिटिवनेस ही नहीं था, मोनोपोली हो गई थी गवर्नमेंट की। देखते हो आप, आपके आसपास ही दुकान होगी, एक एक दुकान पर इतना रश होएगा और उसके साथ ही सिमिलर दुकान है, उस पे बिल्कुल रश नहीं होगा। दैट इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, प्राइवेटाइजेशन। अलग अलग दुकानें सेम चीज बेच रही हैं, बट एक दुकान की सेल ज़्यादा हो गई, एक दुकान की सेल कम हो गई। कैसे? कंपटीशन आ गया। पढ़ते हैं क्या होता है प्राइवेटाइजेशन। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। किसकी ऑनरशिप? बिजनेस की ऑनरशिप। मैनेजमेंट, कैसा, किसका मैनेजमेंट? बिजनेस का मैनेजमेंट। कंट्रोल, किसका कंट्रोल? गवर्नमेंट सेक्टर के। गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल किसको दिया? प्राइवेट सेक्टर को। मतलब क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस टू दी प्राइवेट सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दी ओनरशिप, मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दी, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया अपने से प्राइवेट सेक्टर के पास। ठीक है? किस किस लिए? इंप्रूव एफिशिएंसी, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। देखा? एंड क्या बोला उसके बाद? गवर्नमेंट सेक्टर ने ट्राई किया, करप्शन आ गया, करप्शन की वजह से पैसा नहीं आया, जिसकी वजह से एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। पैसा नहीं था, लॉसेज में चली गई थी। तो PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि अपने कॉस्ट भी कवर कर सके। कॉस्ट क्या? मतलब जितने के गुड्स बन रहे हैं, एक्चुअल गुड्स। एक महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये क्या होते हैं ये आपको सिर्फ समझना है, इनके बारे में कभी लिखना नहीं आएगा। तो समझें, महारत्न क्या होते हैं? महारत्न होते हैं जो बिल्कुल इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। लाइक ये इसमें आते हैं, ऑयल इंडस्ट्रीज आ गई, जैसे स्टील इंडस्ट्री आ गई, कोल इंडस्ट्री आ गई। फ्यू महारत्न जैसे के भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल हो गया। ठीक है, समझ गए? देन नवरत्न। नवरत्न क्या होते हैं? जिन कंपनीज की नेटवर्थ 1000 करोड़ होती है। ठीक है? पहले 9 थे, जब स्टार्टिंग में आए तो 9 थे। नवरत्न, नव मतलब 9, हिंदी में नव बोलता है, नव, 9, 9 रत्न, है ना? पहले 9 थे बट अब इंक्रीज हो गए, 14 हो गए हैं। देन मिनी रत्न। मिनी रत्न होते हैं जिनकी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ तक होती है, 500 करोड़ और लेस, दैट आर मिनी रत्न। नवरत्न जो 1000 करोड़ से नीचे नीचे होते हैं नेटवर्थ जिनकी, 1000 एंड लोअर। ठीक है? देन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन करने के दो तरीके। प्राइवेटाइजेशन करने के दो तरीके कैसे? दो इजी पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या करा? ऑनरशिप बेच दी, मैनेजमेंट बेच दी। मीनिंग में था ना, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ये तो डेफिनेशन वाला पॉइंट आ गया। सेकंड तरीका क्या बोलते हैं? सेकंड तरीका क्या बोलता है कि पब्लिक सेक्टर ने कुछ इक्विटी शेयर्स मतलब ऑनरशिप, ऑनरशिप ऑफ बिजनेस, लाइक
100% इक्विटी शेयर्स थे गवर्नमेंट के पास, उसने से कुछ पार्ट या होली और फुल कुछ पार्ट या पूरा इक्विटी शेयर बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को। क्यों? ताकि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर की हेल्प कर सके उसके लॉसेस को फुलफिल करने के लिए, राइट? ठीक है। और सेकंड तरीका, इसमें सेकंड तरीका ये हो गया हमारा कि गवर्नमेंट ने अपनी पूरी की पूरी बिजनेस यूनिट उठा के ही बेच दी। गवर्नमेंट की एयरलाइन सर्विसेज थी एयर इंडिया, उसको होने लगे ह्यूज लॉसेस। उसने कैसे रिकवर करे उसके लॉसेस को? उस पूरी की पूरी बिजनेस यूनिट को उठाकर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। किसको बेचा था? टाटा इंडस्ट्रीज को। अब जो एयर इंडिया है उसको कंट्रोल कर रही है टाटा इंडस्ट्रीज। ऑनरशिप, पहली बात तो सेम, ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट किसकी? प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप थी, किसको बेच दी? प्राइवेट सेक्टर को। देन सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट सेक्टर ने अपने कैसे पार्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी क्या? शेयर होल्डिंग मतलब ऑनरशिप, अपनी ऑनरशिप बेच दी। किसकी? पीएसयूज एंड पीएससीज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। किसको बेच दी? प्राइवेट सेक्टर को। क्यों? ताकि उसके लॉसेस रिकवर हो सके, सारा लॉस गवर्नमेंट को नाम पे करना पड़े। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है, समझ गया? ओके, अब प्राइवेटाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। क्या इम्पैक्ट्स थे जो अच्छे थे जिनसे प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हुआ, और क्यों लेके आए? कुछ फायदे होंगे ना इसके प्राइवेटाइजेशन के कि गवर्नमेंट लेके आई, यूं ही तो नहीं चकलाई। पहला, एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे। सेकंड, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करेंगे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या? फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब पैसा कंट्रोल रहेगा कि कहाँ कौन सा पैसा लगाना है, वो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छी तरह मैनेज कर सकती है अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर। देखिए, इम्प्रूव एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करेंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, गवर्नमेंट को हर जगह पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, वेस्ट ऑफ मनी होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में। प्राइवेट सेक्टर्स में अपना प्रॉफिट बनाने के लिए उसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें फ़ायदा हो, उतनी ही इन्वेस्टमेंट करेंगे जितने उसमें उसको नुकसान ना हो। रिडक्शन इन डेफिसिट, डेफिसिट क्या? डेफिसिट मतलब लॉसेस को रिड्यूस करेंगे। लॉसेस कैसे होते हैं? नॉन रिकवरेबल पेमेंट्स, वो पेमेंट्स जो रिकवर ही नहीं हो सकती उसको रिकवर करती है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर नोज हाउ टू रिकवर अनरिकवर्ड मनी। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब देखिए, एक फेस वॉश है, वो फेस वॉश एलोवेरा का फेस वॉश है, एलोवेरा का फेस वॉश मामा अर्थ भी बेच रही है, रूप मंत्र भी बेच रहा है, अलग अलग कंपनीज एक ही फेस वॉश बेच रही है। चॉइस होगी बंदों पे, बायर्स पे चॉइस होगी कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। अलग अलग फायदे बताती हैं, है तो एक ही चीज, एलोवेरा का फेस वॉश है, एलोवेरा होएगा एक्सट्रैक्ट उसमें, ठीक है। कंपनीज अलग अलग है, अपनी कंपनीज के अलग अलग रेपुटेशन हैं, चॉइसेस होगी। देन इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDIs, हमारे पास बिजनेस इस्टेब्लिश होएगा अच्छा खासा, है ना। फॉरेन के लोग हमें इंटरेस्टेड रहेंगे कि ये कंपनी प्रॉफिट ला के दे रही है, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने से क्या होगा, हमें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट करी, है ना, हर कोई चाहता है कि इन्वेस्टमेंट उस पर अच्छा रिटर्न मिले, फॉरेनर्स भी चाहते हैं, तो वो अपना पैसा इंडियन कंपनीज को देते हैं। क्यों? ताकि उनका पैसा भी बढ़ सके और इंडिया को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, जिससे इंडिया के पास पैसा आ रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? ये तो इजी है। नेगेटिव इम्पैक्ट, पहला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए, अपने प्रॉफिट्स के चक्कर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए कि हमने सोशल के लिए क्या करना है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज उतनी ज़्यादा लैंड, लैंड कैसे आएगी? पेड़ है, पेड़ों को काटेंगे, पेड़ काटेंगे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में इस्टेब्लिश होंगी वहाँ का पानी गंदा करेंगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही डिक्लाइन होगी। देन हमें गुड्स है, जैसे अभी एग्जांपल दे एलोवेरा का फेस वॉश, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग प्राइजेज हैं। ये कई बोलते हैं हमने एलोवेरा के अंदर ये पाया है, रिफाइंड एलोवेरा पाया है, हमने कोई बोलेगा हमने अब खुद उगा के पाया है एलोवेरा। मतलब क्या होगा? मतलब ये डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं कि हमने क्या क्या करा है
इसकी वजह से हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया। हाई प्राइस गुड्स, देखो दो एक बंदा है जो सस्ता गुड बेच रहा है, एक बंदा है जो महंगा गुड बेच रहा है, गुड दोनों सेम बेच रहे हैं, कौन सा लोगे आप? जो महंगा है वो लोग है, जिस कंपनी की रेपुटेशन ज़्यादा है वो लोग है। इससे क्या हुआ, हाई प्राइस गुड्स बनेंगे मार्केट में। लोग प्रेफर करता है हाई प्राइस गुड्स, लो प्राइस गुड्स कोई भी प्रेफर नहीं करता, ऐसा लगता है कि चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट। ठीक, इससे क्या हुआ, देखो सोशल इंटरेस्ट नेग्लेक्ट हो गया। देन हाईली प्राइस गुड्स, सेम चीज़ हाईली प्राइस गुड्स पे मिल रही है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, है ना। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल, लाइक बड़ी कंपनीज बेच रही हैं हाई प्राइस गुड्स, छोटी कंपनीज बेच रही हैं लो प्राइस गुड्स। कौन सी लोगे? हाई प्राइस गुड्स, जिसकी रेपुटेशन ज़्यादा है मार्केट में। लैपटॉप्स की कंपनी है, डेल है, लिनोवो है, एलजी है, एचपी है। किसकी रेपुटेशन ज़्यादा है? डेल की ज़्यादा है, एचपी की ज़्यादा है। ये ले, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल। देन हिंड्रेंस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया जैसे जो बंदा काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है। हिंड्रेंस क्या? अड़चन, रुकावट। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर उसी बंदे को रखता है जो उनको चाहिए। लाइक इन टेलीकम्युनिकेशन है, उनको वही बंदा चाहिए जो उनको अच्छी इंग्लिश बोल के दे, उनका आउटपुट अच्छा हो, इंग्लिश का आउटपुट अच्छा हो, प्रोसेस अच्छा हो और फ्लुएंट हो इंग्लिश में। बढ़ता है हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? अपने गुड्स बाहर बेचना, बाहर के गुड्स इंडिया में आना, लाइक इंडियन गुड्स फॉरेन मार्केट में भेजना, फॉरेन मार्केट के गुड्स इंडिया में ट्रेड होना। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या बोलता है? ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड a system related to increasing interactions, growing economic interdependence, फॉरेन के गुड्स इंडिया में, इंडिया के गुड्स फॉरेन में। कैसे? कुछ गुड्स जो इंडिया में अच्छी हैं, लाइक वीट इंडिया में अच्छी उगती है, राइजिस की मार्केट अच्छी है इंडिया में, फ्रूट्स की मार्केट अच्छी है, ये चीज़ें बाहर बेचना। और बाहर से क्या? फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन के सॉफ्टवेयर्स, iOS सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, बाहर के सॉफ्टवेयर इंडिया में इंपोर्ट करना। ठीक है, इसलिए इकोनॉमी को अच्छी करने के लिए एंकरेज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन क्या? मिलाना, इंटरेक्ट करना, वही सेम चीज। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज इंक्रीजिंग एज अ सिस्टम रिलेटेड टू इंक्रीजिंग इंटरेक्शंस, growing economic interdependence and widening economic integrations, policy measures of under globalization। ठीक है, क्या होता है सर, हमें क्या बता, पढ़ाओ ना। चलो 5 मैसेज होते हैं। पहला, राइज इन इक्विटी लिमिट पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सर कुछ नहीं समझ आया। राइज इन इक्विटी लिमिट पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोला था कि हर बार 2 बातें बतानी है, प्रायर एंड नाउ। पहले क्या था? पहले थी लिमिट थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे लिमिट लगाई हुई थी गवर्नमेंट ने कि इतने परसेंट ही आ सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बट ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, वो इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ के 4% टू 41% होगी। मतलब सिर्फ 100 रुपीज़ लगाए बिजनेस सेटअप करने के लिए, उसमें से 51 रुपीज़ तक एक एक फॉरेन इन्वेस्टर दे सकता है। मैक्सिमम लिमिट 51%, 48 to 51% रेंज याद रखना। ठीक, देन सेकंड पॉइंट, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डिवैल्यूएशन रुपी क्या हुआ? डिवैल्यूएशन रुपी का मतलब ये हुआ, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आफ्टर 1991 हमारी रुपी की वैल्यू नॉर्मल थी, बट उससे पहले हमारी बीओपी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। क्यों? क्राइसिस आ गए थे, $7 बिलियन का हमें लोन लेना पड़ गया था वर्ल्ड बैंक से एंड IMF से, है ना। तो 1991 में, जुलाई 1991 में जो रुपये की वैल्यू कम 20% गिर गई, 20% उसकी वैल्यू गिर गई, जिससे हमारे रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी। क्यों कम होती है? हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो गए थे हमारे एक्सपोर्ट्स से, है ना। इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स डिस्करेज हो गए और इम्पोर्ट्स इंकरेज हो गए।
बट एलपीजी के बाद इसको ठीक किया, इम्पोर्ट्स पे थोड़ा रोक लगाई, एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा एक्सटेंड किया, जिससे कि रुपये की वैल्यू नॉर्मल हो गई। बट बुक में नहीं दिया वैसा, बट आपकी नॉलेज को बता रहा हूँ। बस अपनी यही लिखना है इसमें, जो बीओपी है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे इम्पोर्ट्स से, इम्पोर्ट्स में इकोनॉमी में ज़्यादा हो गए थे, बाहर से ही कुछ ज़्यादा आने लग गए थे। एंड जुलाई 1991 में 20% तक अपना रुपये गिर चुका था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बैलेंस किया, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को बैलेंस किया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। क्या? कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। ठीक है, तो बच्चों कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी में हमने 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं, पार्शियल और फुल। पार्शियल क्या होता है? पार्शियल होता है कि लिमिट लगा देता है गवर्नमेंट की, इतनी लिमिट तक ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं रुपी को फॉरेन करेंसी में। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लिमिट लगा देते हैं। उसके बाद 1992-1993 के बजट के अंदर फुल कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन आया। फुल कन्वर्टिबिलिटी ये बोलता है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है रुपये को कन्वर्ट करने पे, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी कि क्या प्राइस रहेगा रुपये का। मार्केट फोर्सेस क्या? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, चलो पार्शियल कंट्रोल था वो आया था 1992-1993 के बजट में, एंड द फुल कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन आया था वो आया था 1993-1994 के बजट में। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। ठीक होता है, रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर से ऊपर था वो हट गया, वो ग्लोबलाइजेशन ने हटा दिया। कैसे कैसे हटाएंगे? गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेके आए, 5 ईयर्स प्लान लेके आई एक, जिसमें उसने फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंपनीज को छूट दे दी कि इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, जितना मर्जी ट्रेड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही। क्यों? अब एलपीजी आ गया, एलपीजी के अंदर क्या था, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स के अपनी मार्केट ओपन कर देगा इंडिया। तो यही यही था इसमें, रिमूवल ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट का कंट्रोल किस पर? फॉरेन फॉरेन ट्रेड पर कंट्रोल। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ टैरिफ। टैरिफ्स क्या? टैरिफ्स क्या? टैरिफ्स मतलब टैक्सेस। मॉडिफिकेशन क्या? मॉडिफाई करना, अपग्रेड करना, कुछ चेंजेस लेके आना। तो बच्चों क्या होता है रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर से ऊपर था वो हट गया, वो ग्लोबलाइजेशन ने हटा दिया। कैसे कैसे हटाएंगे? गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेके आए, 5 ईयर्स प्लान लेके आई एक, जिसमें उसने फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंपनीज को छूट दे दी कि इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, जितना मर्जी ट्रेड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही। क्यों? अब एलपीजी आ गया, एलपीजी के अंदर क्या था, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी लाइबिलिटीज़, कोई भी अ, कुछ भी नहीं रहेगा, कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स के अपनी मार्केट ओपन कर देगा इंडिया। तो यही यही था इसमें, रिमूवल ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट का कंट्रोल किस पर? फॉरेन फॉरेन ट्रेड पर कंट्रोल। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ टैरिफ। टैरिफ्स क्या? टैरिफ्स क्या? टैरिफ्स मतलब टैक्सेस। मॉडिफिकेशन क्या? मॉडिफाई करना, अपग्रेड करना, कुछ चेंजेस लेके आना। तो बच्चों मॉडिफाई किस क्या करा, जो पहले कस्टम ड्यूटीज़ थी, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी, उनको रिड्यूस कर दिया। क्यों? ताकि ग्लोबल जो ट्रेडर्स हैं, जो ग्लोबल मार्केटर्स हैं, जो अपनी इंडस्ट्री, फॉरेन इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप कर रहे हैं, जो इंडिया में गुड्स भेज रहे हैं, उनको कम से कम टैरिफ लगे, उनको कम से कम टैक्सेस लगे। बट सम सॉर्ट ऑफ गुड्स पे टैरिफ हाई रखा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को भी प्रोटेक्ट करना था, इंडियन बायर्स, इंडियन सेलर्स, इंडियन जो छोटे प्रोडक्शंस हैं, छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना था उन गुड्स से। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स। मॉडिफिकेशन इन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, हमने क्या पढ़ा था लिबरलाइजेशन में, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, जो
टेक्नोलॉजी की रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी कि टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्ट थी कि इंडिया में नहीं आएगी फॉरेन टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि उससे टेक्नोलॉजी होती है बहुत महंगी, एक्सपेंसिव, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज को पैसा, फॉरेन लोगों को पैसा, फॉरेन डेवलपर्स को पैसा बहुत हाई अमाउंट में जाता था। ग्लोबलाइजेशन के बाद वो सारे रूल्स की लिमिट लगाई थी, सब हट गई, लिमिट्स हट गई। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे? पहला, इजी है, लिंक एस्टेब्लिश हो पहले तो, अलग अलग अमेरिका से, चाइना से लिंक बन गए, है ना, रशिया से लिंक बन गए। सेकंड, इजी एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, बहुत आसान हो गया कि बाहर से प्रोडक्ट मंगाना। लाइक जैसे हमें कोई कपड़ा पसंद आया बाहर का, इजीली इंपोर्ट करा सकते हैं उसको, पहले पहले नहीं करा सकते थे। ठीक। देन थर्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी। इंडिया पास इतनी टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है कि वो एक अच्छी इंडस्ट्री में यूज़ हो सके। ठीक है, इसलिए एडवांस टेक्नोलॉजी, फॉरेन टेक्नोलॉजी वो अच्छी खासी एडवांस है। देन फोर्थ के पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ कैसी? बिजनेस की। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, एस्टेब्लिश लिंक्स, इजी से एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, एडवांस टेक्नोलॉजी, इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़। हो जाएगा खुद। चलो नेक्स्ट। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स, क्या बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स? एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी मतलब डेवलप कंट्री में होगी उसकी एडवांस, जिससे डेवलप कंट्री की सेल्स बढ़ेगी। इससे क्या हो गया? एस्टेब्लिशिंग डेवलप मार्केट ओनली, सिर्फ जो डेवलप मार्केट है, डेवलप कंट्रीज हैं, वही इसका फ़ायदा उठा रही हैं। सेकेंड, वाइडन द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, मतलब पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्या? किसी के पास एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, किसी के पास इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं। एक कंट्री के पास एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, मतलब उसमें फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ रहा है, दे कम रहा है ना। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम है, इनफ्लो ज़्यादा है। इससे क्या हो गया? डेवलप होगी वो, उसका नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव हो गया। और एक दूसरी कंट्री है जिसका इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, जिससे क्या हुआ? उसका इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, नेट एक्सपोर्ट उसका नेगेटिव हो गया, जिससे डिस्पैरिटीज आ गई, इकोनॉमी डेवलप हो ही नहीं पाई। ठीक। देन थर्ड पॉइंट देखिए, एक्सपेंशन ऑफ डेवलप मार्केट ओनली, डेवलप कंट्रीज। ठीक, वाइडेंड द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो गए, जिससे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए, जिससे आउटफ्लो इनफ्लो बैलेंस नहीं हुए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। देन कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ वेलफेयर, मतलब कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ वेलफेयर मतलब कि जो पुअर कंट्रीज थी उनके वेलफेयर में पैसा बचा ही नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के चक्कर में, है ना। ये सिर्फ की पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स जो लिखे हैं बुक में वो पढ़ लेना, बट ये की पॉइंट्स हैं, मतलब ये होने ही चाहिए, इनके अलावा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये नहीं होंगे पॉइंट्स तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, पॉइंट का कोई फायदा नहीं है। क्या होगा? एक्सपेंशन, ये लिखना, ये जरूरी लिखना है, एक्सपेंशन ऑफ डेवलप मार्केट ओनली, वाइडेंड द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ वेलफेयर, ये पॉइंट्स लिखने जरूरी हैं पेपर के अंदर। ठीक, इसी साथ हमारा खत्म होता है ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे आउटसोर्सिंग। क्या होता है आउटसोर्सिंग? इजी भाषा में समझाऊँ, इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी। बीपीओस मतलब लाइक जोमेटो है, जोमेटो ड्राइवर है एक, जो जोमेटो से ऑर्डर करते हो सारे, जोमेटो से ऑर्डर करते हो, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हो, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके जोमेटो से डिलीवरी करता है उसकी। जोमेटो सिर्फ एक सर्विस दे रहा है रेस्टोरेंट्स को, ये हो गई आउटसोर्सिंग। रेस्टोरेंट ऑनर कोई और है, ऑनर ने एक बंदा हायर कर रखा है अपने लिए जो उसके बिजनेस प्रोसेसेस को रेगुलेट कर सके। लाइक कस्टमर केयर, सेकंड एग्जांपल है कस्टमर केयर। अमेजोन, अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है। आपको क्या लगता है जो कस्टमर, उसने अलग एक कमरा बना रखा है कस्टमर केयर के लिए? नहीं, उसने अलग रूम नहीं बना रखा, उसने क्या कर रखा है, एक अलग कंपनी से डीलिंग कर रखी है, उसने एग्रीमेंट कर रखा है कि हमारे कस्टमर सर्विसेज आप संभालेंगे। कस्टमर सर्विसेज जैसे कोई पेमेंट अटक गई आपकी, आपने कोई ऑर्डर किया था, ऑन प्रीपेड ऑर्डर किया था, आपका या तो ऑर्डर नहीं आया या कैंसिलेशन करना है, आपको क्या लगता है वो अमेजोन वाले करते हैं? नहीं, अमेजोन वाले नहीं करते।
अमेजोन वाले ना एक अलग अलग कंपनी हायर कर रखी है जो उनके लिए आउटसोर्स करिए उनकी सर्विसेज। ठीक। देखिए पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है। किसके लिए यूज, मोस्टली किस लिए यूज होती है? लीगल एडवाइसेस, कंप्यूटर सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट, है न? है ना? ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम टॉपिक्स करेंगे जो बच के हमारे पास। पार्ट 3 में सब कुछ ही कवर होगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।